नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब बिहार के विधानसभा चुनाव में अधिक समय तो बचा नहीं है और ऐसे में रोज-रोज वहां पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर के राजनीति गरमा रही है और जो नया मुद्दा है वो अजीबोगरीब है। एक कार्यक्रम था, राष्ट्रगान चल रहा था, नीतीश कुमार खड़े हुए थे। राष्ट्रगान के दौरान ही वो किसी का हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियो वायरल है। उनके बगल में जो खड़े हुए थे, उनसे कुछ मस्खरी कर रहे थे, उनको कुछ छेड़-छाड़ कर रहे थे उनके साथ। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने हमला बोला। तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में वो जो लव हेट वाला रिश्ता है, वो भी अब बड़ा चर्चित हो गया है, बड़ा मशहूर हो गया है। कभी वो उनको आदरणीय चाचा जी बताते हैं, कभी अपना अग्रज बताते हैं और कभी-कभी सारी सीमाएँ, मर्यादाएँ लाँघ करके उनकी आलोचना करते हैं। इसमें भी उन्होंने ऐसा ही किया। जनता दल यूँ कह रही है कि ये एक घटना है, कई बार हो जाती है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी मानसिक और शारीरिक अवस्था अब ऐसी है कि 52 सेकंड के लिए भी वो ठीक से खड़े नहीं रह सकते हैं, एकाग्रचित्त नहीं हो सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बल्कि तेजस्वी ने कहा कि मुकदमा कायम किया जाए, मुकदमा चलाया जाए, इनको सजा दिलाई जाए। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है। कुछ और मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ लेते हैं, पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिरपरिचित अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी, जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। तो ये सब हुआ क्या है? थोड़ा-सा विस्तार से ज़रा समझाइए दर्शकों को। अ, सबसे बड़ी बात सर, पहले हम ये समझें कि क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है सिर्फ वही सत्य है या इसका कुछ और भी पहलू है? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के पहली बार शंका व्यक्त की थी चिराग पासवान ने, जब वो राजद के साथ अलायंस में थे। और चिराग पासवान ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया था, ये कहा था कि वो हमारे अभिभावक हैं और अचानक से 6-8 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश जी की तबीयत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। मैं नीतीश जी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हूं, यही एग्जैक्ट था। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया था। अब आप देखिए कि धीरे धीरे राजद से दूरी बनने के बाद उनकी तबीयत में सुधार आया है। उन्होंने अभी विधानसभा में जिस प्रकार से राबड़ी देवी को के सामने कन्फ्रंट किया, या फिर तेजस्वी यादव के सामने जो कन्फ्रंट किया वो है, लेकिन कुछ हाव भाव जो है वो ठीक है, वो ये सब चीजें हैं। लेकिन 1997 में, हाँ 1997 और 2002 राष्ट्रगान के समय पूरा का पूरा झंडा उल्टा कर दिया था राबड़ी देवी जी ने। वो उनके बेटे शायद तेजस्वी को अपने खानदान का और राजद का इतिहास पता नहीं है। वो जो कह रहे हैं कि राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के बात जो कर रहे हैं, देखिए ये बात ठीक है कि एक एज हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ने झंडा तो उल्टा नहीं करवाया। असल अपमान तो ये है, एक एज हो चुका है, सेचुरेशन आता है। और अगर उस समय मैं कह रहा हूं कि उस ये जांच का विषय है सर, कि ऐसा 6-7 महीने के दौरान क्या हो गया था। कई लोगों ने शंका व्यक्त की है सत्ता के गलियारे में कि जब राजद के साथ गठबंधन हुआ था उसके बाद कुछ तत्व थे आसपास जिन्होंने कुछ दवाई वाई मिलाई हो, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हुई हो और अब बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। आपको याद होगा सर, तबीयत बीच में इतनी खराब थी उनकी कि 2 इंपॉर्टेंट एनडीए के गठबंधन के समय मीटिंग के समय वो नहीं आ पाए थे। लेकिन इस विधानसभा में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने राबड़ी देवी को कन्फ्रंट किया और जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर भाषण दिया, उससे तो लगा कि वो ठीक है, उससे तो लगा कि बेहतर है। हाँ, अभी जो रिसेंटली वायरल हुई, अच्छा ये भी बात है कि ये वीडियो जो है
52 सेकंड खड़े होने की बात। ये ठीक है कि चूंकि होता है कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो कुछ चीजें होती है, उसके मन के अंदर बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके हैं। इनफैक्ट राजद, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी और जदयू को एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए कि आखिर ऐसा शुरू के 6-7 महीने के अंदर क्या हो गया था जो इतनी तेजी से उनका तबीयत डिक्रीज हुआ और अब इतना अधिक जैसे एनडीए में आए हैं सुधार हुआ। मतलब कुछ तो मोल था। अब वो मोल कौन था, कैसे था, ये तो जांच का विषय है। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने कहा कि तेजस्वी यादव को पता नहीं होगा शायद, झंडा उल्टा था, राबड़ी देवी को पता नहीं था वो सीएम थी और वो फहरा रही थी। तो ये असल अपमान होता है, झंडे का भी, तिरंगे का भी और राष्ट्रगान का भी। तो तेजस्वी यादव उस वक्त कह सकते हैं कि हम तो बच्चा थे तो हमको क्या पता, तो पता कीजिए। ठीक है, राजनीति में इस वक्त राजद डेस्परेट क्यों है नीतीश जी के ऊपर अटैक करने के लिए, ये क्वेश्चन हो सकता है लोगों के मन में। इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं। जी जी। अगर अगर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बिगड़ जाए तभी राजद की कोई संभावना बन सकती है, वरना इस वक्त जो वर्तमान अलायंस है, जो समीकरण है और जो बिहार चुनाव जिस तरफ से जा रहा है सर, वहां पर आसान नहीं होगा तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव, लालू यादव की जिस लेगेसी, जो माई समीकरण की बात होती है, वो तो माई समीकरण भी साथ नहीं है। ऐसा क्या है कि आजकल सब कुछ हरियाणा में के रहने वाले एक यादव जी आईटी सेल चलाते हैं और बिहार के रहने वाले यादवों को अछूत समझा जाने लगा है। ग्राउंड पर ईडी और सीबीआई 2 दिन से लालू प्रसाद यादव के परिवार को बुला रही है। एक समय था सर जब मैंने वो दौर देखा है, मैंने यही कहा कि मैंने वो दौर देखा है जब लालू यादव जेल यात्रा पर थे या फिर उनको कोई चीज के लिए, समन के लिए बुलाया जाता था, आसपास हजारों राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम था। कल 100 लोग बमुश्किल से थे सर। 1000 और 100 के बीच का अंतर समझिए सर। वो जो डाउनफॉल मैं बता रहा हूं जिस तरफ, कि ये माई समीकरण किस प्रकार से बिखरा है। तो जो अपने पिताजी की ही विरासत के को नहीं संभाल पाए, वो पूरे बिहार में ए टू जेड की बात करते हैं। और जिस प्रकार से उनका पूरा राजद आईटी सेल और राजद इकोसिस्टम ब्राह्मणों को लेकर के जिस प्रकार की मानसिकता उजागर करता है, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के, अभी एक उनके नेता ने कहा कि ब्राह्मणों को यहां से मार मार के यूरेशिया भगा देना चाहिए। लिटरली ब्राह्मणों के नरसंहार की बात की। एक नरसंहार हमने कश्मीर में देखा, दूसरे नरसंहार की बात हो रही है बिहार में। तो ए टू जेड तो नहीं है, वो तो हेट दिख रहा है ना, वो नफरत की राजनीति तो दिख रही है। लोग बीजेपी को कहते हैं कि कम्युनल राजनीति कर रही है हिंदू मुस्लिम। आप ब्राह्मण 15% वर्सेस 85% कर रहे हैं, वो क्या है? मंडल 2 लाने का प्रयास। लेकिन ये लोग चूक रहे हैं क्योंकि इनका इंटेलेक्ट भी तो उतना ही है ना। वो जो लड़ाई थी ना, उसमें किसी जाति का नेता शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था आज, या ओबीसी का एक जाति का नेता रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। आज जो है ओबीसी के हर जात के नेता है और उस नेता के साथ वो अपना कनेक्ट करता है क्योंकि उसे अपनी जाति का भी उत्थान देखना है। तो बिहार में क्या लालू प्रसाद यादव के लीडरशिप के अंदर यादवों के अलावे किसी जाति का उत्थान हुआ? इस प्रश्न का तो उत्तर देना होगा ना सर। जी, ये बताइए, तेजस्वी कह रहे हैं कि ये जो पूछताछ का नया सिलसिला शुरू हुआ है, समन जारी किए जा रहे हैं, घंटों घंटों इंट्रोगेशन किया जा रहा है, ये भी राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बात सर। इसका मैं उत्तर थोड़ा आराम से दूं, टाइम लेकर के, एक एक नाम लेकर के। सर मैंने आपके इस शो के लिए स्पेशली इस पे लिख रखा है सर डिटेल। ठीक है, तो मैं शुरू से इसके ऊपर बात करता हूं। ठीक है, जिन 7 उम्मीदवारों को नौकरी मिली है सर, उसकी डील क्या क्या हुई। डील नंबर 1, सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया 6 फरवरी 2008 को पटना में रहने वाले किशुन देव राय, नाम याद रख लें दर्शक, किशुन देव राय ने अपनी 3375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम पर की थी। यह जमीन 3.75 लाख रुपए में बेची गई। उसी साल राव परिवार के 3 सदस्यों को, राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मुंबई में ग्रुप डी में भर्ती किया गया। ठीक। डील नंबर 2,
2007 में पटना में रहने वाली किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी लालू यादव की बेटी मिसा के नाम कर दी। यह सौदा 3.70 लाख रुपए में तय हुआ। आप वैल्यू देखिएगा सर, जमीन कितना अधिक है और वैल्यू देखिए। मार्च 2008 ब्रजनंदन राय ने 3375 वर्ग फीट जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदय नंदन चौधरी को 4.21 लाख रुपए में बेच दी। हृदय नंदन चौधरी को 2005 में हाजीपुर में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया। बाद में हृदय नंदन चौधरी ने यह जमीन तोहफे के रूप में लालू यादव की बेटी हेमा के नाम कर दी। सीबीआई के जांच में हृदय नंदन चौधरी लालू यादव का रिश्तेदार नहीं था और जिस समय ये जमीन दी गई उसकी कीमत 62 लाख रुपए थी। 62 लाख। डील नंबर 4, मैंने आपके शो के लिए स्पेशली, ये थोड़ा तेजस्वी यादव इस पर रिसर्च करें जो मैं कह रहा हूं। पटना के महुआ बाग में रहने वाले, ये क्लासिक केस है, डील नंबर 4। पटना के महुआ बाग में रहने वाले संजय राय ने फरवरी 2008 में, ये भी 3375 वर्ग फीट, यानी आप ये देखिए जो जमीन है वो कहां जा रहा है, वो लगभग होता है ना कि 2 कट्ठा देना, 1.5 कट्ठा, वो एग्जैक्टली उसी रेशियो में जमीन मांगी जा रही है। 3375 वर्ग फीट की प्लाट राबड़ी देवी को बेच दिया। यह डील 3.75, एक बार फिर से 3.75 लाख रुपए में तय हुई। सीबीआई ने जांच में पाया बदले में संजय राय उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली। आप देखिए, पटना में रहने वाले हजारी राय, ये तो अजीबोगरीब केस है सर। हजारी राय 2007 में 9527 वर्ग फीट एक के नाम सुनिएगा, एक के इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। बिक्री 10.83 लाख में, चूंकि ट्रिपल है तो अगर इसको 3 से डिवाइड कीजिए ये भी 3,75,000 और 50 के आसपास का आएगा, तो 10,83,000 में हुई। बाद में हजारी राय के 2 भतीजे दिलचंद कुमार, प्रेमचंद कुमार को रेलवे में नौकरी मिली। जांच में सामने आया 2014 में एक के इन्फो सिस्टम की सारी संपत्ति का अधिकार राबड़ी देवी और मिसा भारती के पास चले गए। ये सब सीबीआई किया था सर, सब चीज छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें जो है वो सीबीआई ने करके दे दिया था। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं एलिगेशन लगाने के लिए, वो तो ठीक है, हम मान लिए आपके एलिगेशन। ये जो मैंने एक एक डिटेल बताया है, ये काम भी सीबीआई ने किया था क्या? वो तो आप ही ने किया है, वो तो डायरेक्ट एविडेंस है। कमाल की बात यह है सर, ऑलमोस्ट सारे इसके जो प्रताड़ित लोग हैं ना, सब यादव ही है। दुर्भाग्य है सर बिहार का कि एक जाति के नाम पर कहने वाला, अच्छा जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि क्या किया, पैसा लेके नौकरी न दिया, कोई अपराध है। खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार को उनका सपोर्टर भी डिफेंड कर रहा है, लेने वाला भी डिफेंड कर रहा है, और इसको कहते हैं कि भाई हम गरीबों की आवाज दी। यही आवाज देना हुआ था, यही रेल मंत्रालय था आपके पास। तो इन भ्रष्टाचारों की कलई खुल गई है। मैं एक बात की गारंटी लेता हूं सर, चारा घोटाला में ये फंसे, सजा हुई, लेकिन लैंड फॉर जॉब स्कैम में जिस दिन ट्रायल शुरू हुआ, अगर फेयर मतलब जल्दीबाजी में ट्रायल हो गया तो सजा गारंटी है सर, और पूरे परिवार को सजा गारंटी। ये ओपन एंड शट केस है, जैसे नेशनल हेराल्ड ओपन एंड शट केस था ना यंग इंडिया वाला, बिल्कुल वैसे ही ये ओपन एंड शट केस है भ्रष्टाचार का। लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ी बेशर्मी के साथ इसको डिफेंड कर रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है सर जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस बात की कोई संभावना है कि नीतीश बाबू खुद ही अपने आप को विड्रॉ करें और बीजेपी से कहें कि भाई मेरे स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो मैं अपने को पीछे करता हूं, आप अपना कोई चेहरा लाइए, या किसी चेहरे को सामने ना रखा जाए, या नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए? तीनों अवस्था में नफे नुकसान क्या है? देखिए सर, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मैं अभी भी कहूंगा कि नीतीश के चेहरे पे ही आप चुनाव लड़िए। जदयू में लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन नीतीश जी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के सोचते हैं लोग, सिर्फ ये जनता जो है ना अपर क्लास और मिडिल क्लास तक ही है। मैं उन ग्रामीण आदिवासी और महिलाओं के बीच रहा हूं, गया हूं, मिला हूं। आज भी नीतीश कुमार जी के प्रति उनके मन में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है सर,
और उनका कास्ट सेगमेंट तो है ही। तो कुल मिला के ये 10-12% मिनिमम वोट शेयर हो जाता है। उसमें चिराग अगर ऐड ऑन करते हैं तो लगभग 20% हो जाता है। और बीजेपी का कैडर वोट सर 29% है। उसमें जीतन राम मांझी और ये सब ऐड किए, ये लगभग 50-48 मिनिमम कुछ भी जाएगा तो 47% के आसपास का वोट शेयर होता है। 47% सर वोट शेयर किसी भी इलेक्शन में जो है ना आपको बहुत बड़ी जीत दिलाता है। तो अच्छा, नीतीश जी के बगैर अगर जाएंगे तो उनका जो कोर वोट बैंक है, कुर्मी, धानुक, इनके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमारी अब प्रेजेंस समाप्त हो जाएगी, फिर वो ऑप्शन तलाशेंगे। तो बीजेपी वो भी नहीं चाहती है। तो मैं मानता हूं, और जिस प्रकार से अ, अ, जेपी नड्डा साहब या फिर दिलीप जायसवाल जी कह चुके हैं कि हम नीतीश जी के चुनाव लीडरशिप के अंदर चुनाव लड़ेंगे। अभी मनोहर लाल खट्टर जी 5 दिन पहले बिहार आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि हम नीतीश जी के लीडरशिप के अंदर ही चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत क्लियर है कि लीडरशिप के अंदर ही चुनाव बीजेपी लड़ने जा रही है, एनडीए लड़ने जा रही है, चिराग पासवान भी लड़ने जा रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं। इनफैक्ट एनडीए ज्यादा इंटैक्ट नजर आ रहा है। बिखराव तो महागठबंधन में है। कन्हैया कुमार अकेले यात्रा पर चल पड़े हैं। प्रियंका देशमुख ट्वीट करती है कन्हैया कुमार के अगेंस्ट में। कांग्रेस पे डेस्परेट है कि राजद के ऊपर दबाव डाला जाए ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर के। मुकेश सहनी ने 60 सीटें मांग ली, तो डिस्प्रेशन तो उधर ज्यादा है कि कौन कितना सीट लड़ेगा। यहां तो कम से कम अभी वो सिचुएशन नहीं आई है। देखते हैं कहाँ कहानी जाती है। और चलते चलते एक चेहरे पर बात कर लें जो बिहार को बदलने के लिए आए थे और उपचुनाव में 10% वोट भी ले लिए, लेकिन इफ्तार पार्टी में टोपी, गोल टोपी लगा करके बैठे हुए दिखाई दिए। ये नीतीश बाबू को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, या लालू जी को नुकसान पहुंचाएंगे? सर अभी ये कहना बहुत टू अर्ली होगा कि ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे। ये पता तब चलेगा जब जन स्वराज के हमारे पास 243 कैंडिडेट होंगे, फिर हमको फ्रेम बाय फ्रेम देखिए इनके अधिकतर कैंडिडेट कौन होंगे। ठीक है, फेयर एनफ चुनाव भी ये लड़ेंगे, लोगों को देंगे टिकट, लेकिन बहुत अधिक 50% से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो बीजेपी या जेडीयू या राजद से टिकट पाने की उम्मीद में होंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ने के बजाय वो जनसुराज की तरफ रुख करेंगे। ये बड़े दावेदार लोग होंगे। दूसरी बात सर ये है कि मैं बार बार कह रहा हूं, प्रशांत किशोर जो है वो हिंदुओं से ज्यादा वो सेकुलर राजनीति कर रहे हैं, और सेकुलर राजनीति बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के राह पर चल रहे हैं। तो ये ठीक बात है कि बीजेपी का कोर वोट भी शिफ्ट हो सकता है, जदयू का भी हो सकता है, लेकिन राजद की संभावनाएं अधिक लगती हैं, प्लस बीजेपी का भी लगता है। वो उन्होंने पहले ही कहा है कि एक इंटरव्यू के दौरान कि बीजेपी के पास इतना हिंदू तो वोट करेगा ही करेगा बीजेपी को, लेकिन जो बचा हुआ है उसी को अपनी तरफ मोड़ करके हम सत्ता में आ सकते हैं। तो यानी चीजें तो समझ में आ रही कि वो जेडीयू का काटेंगे, लोजपा का काटेंगे, राजद का काटेंगे, ओवैसी का काटेंगे, जिनका भी काटें। कहने का तात्पर्य है कि वो हार्डकोर 29% जिस 28% जिस मैंने कैडर वोट की बात की जो बीजेपी का है, उसको हटा करके बाकी 70% में किसका किसका काट के कैसे बनाएंगे। लेकिन अब इसमें यही बात है ना कि एक के सामने कैडर वोट है और सामने वालों के पास कैडर वोट नहीं है। उसमें अब जितना ऐड ऑन होगा, तो मान लीजिए 10% 12% अगर वो काट लेते हैं और बीजेपी समवेयर अगर 40-42% भी रहती है, तब तो राजद के लिए पास चांसेस बहुत कम, क्योंकि किसी भी चुनाव में निर्दलीय और नोटा और बाकी चीजें मिलाकर के 10-12% वो हो जाती हैं। तो टोटल वोट पहुंचेगा 78% के आसपास। उसमें अगर 12% जैसा मैं कह रहा हूं वो वहां उधर जा रहा है, तो कहानी जो है वो बहुत रोचक होगी। चीजें इस तरफ जा सकती हैं उस तरफ। तो अभी वो प्रशांत किशोर के लिए हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, वेट एंड वॉच। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला ओसीएन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार। यू सर। नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम।